अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। आई एम उमर खिताब, पीएचडी स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे आने वाली वीडियोस से। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है नेचुरल रेडिएक्टिविटी। रेडिएक्टिविटी क्या है कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कि जिनसे रेज इमिट होते हैं, ठीक है। और नेचुरल से क्या मतलब है कि ये इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, वो नेचुरली हो रहा है। नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट हैं कि जिसमें ना तो टेम्परेचर का रोल है, ना प्रेशर का रोल है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ना मैग्नेटिक फील्ड का, बस वो खुद बहुत रेज इमिट करते हैं। तो इसलिए उसको नेचुरल रेडिएटिविटी कहते हैं। इसलिए मैंने क्या लिखा है, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस कहते हैं खुद बहुत होना, इमिशन का मतलब इमिट होना, खारिज होना। तो खुद बहुत उच्च एलिमेंट कुछ न्यूक्लियाई से रेज इमिट होते हैं, कुछ न्यूक्लियाई से रेज इमिट होते हैं और उनको हम नाम देते हैं नेचुरल रेडिएक्टिविटी। और ये बाई चांस डिस्कवरी है। बाई चांस डिस्कवरी से क्या मतलब है कि बेकरल नामी साइंसदान कुछ और करना चाह रहा था, कोई और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाह रहा था, लेकिन उसने बाई चांस देखा कि कुछ रेज हैं कि जो यूरेनियम के न्यूक्लियस से निकल के, जो यूरेनियम के एलिमेंट्स या पाउडर फॉर्म में जो यूरेनियम था उस पाउडर से निकल के वो उस फोटोग्राफिक प्लेट से पास हो गए हैं। तो इसने प्रोजेक्ट दिया मैरी को, और मैरी ने दो नए एलिमेंट पोलेनियम एंड रेडियम, चूँकि वो पोलैंड सी थी तो इसलिए इसका नाम पोलेनियम रखा। और इस तरह से ये बाई चांस डिस्कवरी है। तो कौन से एलिमेंट से ये, कौन से न्यूक्लियाई से ये खारिज होता है? ऐसे एलिमेंट के जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ग्रेटर है, तो उनके न्यूक्लियाई से 82 या 82 से ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को पकड़े रखा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने। तो जब आप एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल पहले इस तरह का एक न्यूक्लियस था, उसके इनसाइड प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट थे, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स के रेंज में ही था ये, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव था। लेकिन जब आपने ज़्यादा बढ़ा लिया तो इस तरह से ये न्यूक्लियस एलंगेट हो गया। तो अब अगर सपोज़ यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन है 1, यहाँ पे 2, ऐसे ये 3, तो अब ये 1 पर 2 का इफेक्ट तो रह गया, लेकिन ये 3 का इफेक्ट नहीं रहा। तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम को आपने डिस्टर्ब कर लिया। रेंज बढ़ाने से आपने क्या कर लिया कि वो फोर्स उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जैसे पहले इफेक्टिव था। तो अब ये नेचर की प्रॉपर्टी है कि हर एक सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है, तो अब उस ये न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ इमिट करना चाहता है, अल्फ़ा बीटा गामा के फॉर्म में रेडिएशन इमिट करना चाहता है, और उसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक हो गया। तो ये नेचर की प्रॉपर्टी किस तरह है कि एक पत्थर ऊपर से नीचे ही आता है, क्योंकि ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो अपनी एनर्जी को कम करना चाहते हैं। तो यहाँ न्यूक्लियस भी क्या करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को कम करके स्टेबिलिटी चाहता है। फिर ये किस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि 3 किस्म की रेडिएशन अल्फ़ा बीटा गामा, उनकी नेचर क्या है? अल्फ़ा बाई नेचर हीलियम न्यूक्लियस है, और बीटा इलेक्ट्रॉन है, और गामा फोटॉन है। फोटॉन का मतलब है जिस पार्टिकल ने लाइट को बनाया है। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि सपोज़ ये मेरे पास कोई रेडिएक्टिव सोर्स है और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से जो रेज निकलते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करता हूँ, ठीक है। तो मैं देखूँगा कि मैं देख सकता हूँ एक्सपेरिमेंट से कि अल्फ़ा जो है वो ऐसे बैंड होगा टुवार्ड द नेगेटिव, बीटा ऐसे टुवार्ड द पॉजिटिव, और गामा ऐसे स्ट्रेट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा पर पॉजिटिव चार्ज है तभी तो वो नेगेटिव की तरफ बैंड हुआ है, और बीटा पर नेगेटिव चार्ज है तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ बैंड, और गामा पर कोई चार्ज नहीं है तभी तो वो स्ट्रेट गया है। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल को सर्कुलेट करता है ना, तो कुछ ऐसे सर्कुलेट होगा कि अगर आप रूल राइट हैंड रूल अप्लाई करें, अल्फ़ा कुछ ऐसे सर्कुलेट होगा जिस तरह एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट होता है मैग्नेटिक फील्ड में, और बीटा कुछ ऐसे सर्कुलेट होगा जैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट होता है, और गामा कुछ भी सर्कुलेट नहीं होगा क्योंकि गामा न्यूट्रल है और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करता है चार्ज पार्टिकल को, तो उस पर कोई इफेक्ट उसका नहीं होगा। अच्छा, तो इसी के साथ डिस्कस करें बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है कि हमारे सराउंडिंग में जो रेडिएशन प्रेजेंट है उसको हम नाम बैकग्राउंड रेडिएशन। क्यों? क्योंकि रेडियोएक्टिव मटेरियल प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में, वाटर में प्रेजेंट है, सॉइल में प्रेजेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में एयर में प्रेजेंट है, हमारे मटेरियल कंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो रेज इमिट करते हैं, और उन रेज से जो भी रेडिएशन का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसको हम नाम देते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन, कि जो हमारे बैकग्राउंड में प्रेजेंट है। और एक बड़ा सोर्स इसमें कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन से क्या मतलब है कि ऐसे सन है ना, सन से तकरीबन 500 किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट अब मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं पर आवर है या पर मीटर पर सेकंड है, लेकिन 500 किलोमीटर से, सपोज 500 किलोमीटर पर आवर है, 500 किलोमीटर पर आवर से ऐसे ना
सोलर वेंट जिसको कहते हैं, सोलर वेंट, ये इजेक्ट होता है। और इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, अल्फ़ा, प्रोटॉन, आयन होते हैं। और वो चार्ज पार्टिकल आके इन्वायरमेंट के, अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में और एलिमेंट प्रेजेंट है ना, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और बहुत सारे, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो ये ये चार्ज पार्टिकल इनके साथ इंटरेक्ट करके सेकेंडरी आयनाइजेशन काज करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी फिर क्या है कि ये भी एक रेडिएशन का हिस्सा है कि जिसको हम नाम देते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। तो कॉस्मिक रेज के जो हमारे एनवायरनमेंट में एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करते हैं और वो भी आयनाइजेशन रेडिएशन का हिस्सा है, तो इसको हम नाम देते हैं कॉस्मिक रेज बैकग्राउंड रेडिएशन। अच्छा, इसी के साथ न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन पर बात कर लेते हैं कि बल्कि वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।